नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। लोकसभा चुनाव में 3 चरणों का मतदान हो चुका है और सभी दल चौथे चरण के मतदान की तैयारियों में जुटे हैं। चुनाव की खुमारी के बीच आज पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई के मामले में फैसला आने वाला है। केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश किया है, जिसमें ईडी की ओर से मजबूत दलील दी गई है। ईडी ने अपने हलफनामे में कहा है कि चुनाव प्रचार करना कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। ईडी के अनुसार अगर इस तरह चुनाव प्रचार करने के लिए बेल दी गई तो फिर तो किसी नेता को गिरफ्तार करना ही मुश्किल हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने भी हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है और अपना पक्ष रखा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर सवाल पूछे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल को चुनाव से पहले एक बड़ी राहत मिल सकेगी, या ईडी के नए हलफनामे को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं देने वाला। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। इससे पहले आपको सुनवाते हैं कि इस मुद्दे पर कपिल सिब्बल ने क्या कहा है। जिसके पास सबूत है, जिसके खिलाफ सजा है, उसको तो हक है अगर कोर्ट स्टे दे दे, और जिसके खिलाफ केवल आरोप है उसको स्टे नहीं मिल सकती, क्योंकि चुनाव में हिस्सा लेना एक कानूनी हक है, संवैधानिक हक नहीं। तो ये किस किस्म की राजनीति हो रही है और किस किस्म की राजनीति ईडी कर रही है कि जिसके खिलाफ सबूत नहीं, आपको उसको अंदर रखे हुए हो, और इस वक्त आपने गिरफ्तार किया जब चुनाव आ रहा था। चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। वो एक अपनी पार्टी के लीडर हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। तो देखिए, आज का दिन आम आदमी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा दिन है। हम इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल होगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेश यादव जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। साथ ही एके मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। एके मिश्रा जी, सबसे पहले आप ही से चर्चा की शुरुआत करूंगा। क्या संभावनाएं आज दिख रही हैं? देखिए, बहुत केस बड़ा टिपिकल हो गया है। केजरीवाल और उनके जो सपोर्टर हैं, जो दलील ये दे रहे हैं कि भाई चुनाव है तो प्रचार करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देता है वो आगे चल के एक नज़ीर बनता है। फ्यूचर में जो केस आएंगे, जजमेंट आएंगे, उसके लिए एक बेस बनता है। हम इसी तर्क को देखें विपक्ष के कि भाई चुनाव है तो आप हमको बेल दीजिए कम से कम चुनाव के लिए। तो ऐसे तो कोई भी अपराधी चुनाव के पहले पर्चा भरेगा और उसको एक जेन्युइन रीजन मिल जाएगा कि भाई चुनाव है, हमें 4 महीने के लिए चुनाव चलेगा तो 4 महीने के लिए आप बेल दीजिए। तो इतने गलत बैकग्राउंड पे मैं समझता हूं जो विद्वान जज हैं, इस गलत बैकग्राउंड या कमजोर बैकग्राउंड पे तो वो बेल नहीं देंगे। मैं ये भी बोल सकता हूं कि अगर बेल देना ही है या बेल दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के विद्वान जज, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। इसकी नजीर है संजय सिंह का केस। उनको एक रिस्ट्रिक्टेड वे में उनको बेल दी गई है कि आप पर्टिकुलर मैटर के ऊपर बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, कोई भी आप भाषण नहीं देंगे, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी या सामाजिक एक्टिविटी में कुछ भी आप उद्घोषित नहीं करेंगे। कुछ इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा करके हो सकता है सुप्रीम कोर्ट दे दे, लेकिन मुझे ज़्यादातर चांसेस इस चीज़ के लग रहे हैं कि शायद ये बढ़ जाए टेन्योर या बेल न मिले। बिल्कुल, लेकिन जैसे देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं वो नज़ीर होते हैं, जैसा आपने भी कहा। कुछ मीम्स हमने देखे कि किसान ये कह रहा है कि हमें अपनी फसल की कटाई करना है, हमें बेल दे दीजिए। कुछ कंपनी के लोग हैं वो कह रहे हैं हमारी कंपनी में शेयर्स लॉस में जा रहा है, हमें बेल दे दीजिए। क्या ये ग्राउंड हो सकता है? इसके बारे में भी थोड़ा सा समझने की कोशिश होगी। और हम सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय जज हैं वो सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। नहीं, देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर कोई इस तरीके से अगर चलने लगा ना, तो फिर हर आदमी के जीवन में कोई न कोई है। एक बिजनेसमैन या कोई भी बोलेगा भाई क्लोजिंग आ रही है, मेरे कंपनी के ऊपर कर्जा है, कर्जे उतारने हैं,
आप बेल दे दीजिए। मानवीय आधार पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जैसे मान लीजिए हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज आ गई, घर में किसी की मृत्यु हो गई, शादी है, विवाह है बेटे बेटी का, तो मानवीय आधार पे ऐसी चीजों के लिए तो बेल दी जा सकती है, जो कि फ्रिक्वेंटली नहीं होती है। लेकिन अब चुनाव प्रचार तो अभी 1 साल, मान लीजिए अगर इनको सजा हो जाए किसी भी अपराधी को, तो भारत तो एक ऐसा देश है जहां हर 6 महीने पे कहीं न कहीं चुनाव हो रहा है, उसको प्रचार करना है। कभी पंचायत का चुनाव हो रहा है तो हर जगह से वो खड़ा होगा, तो फिर सजा और न्याय व्यवस्था जो है वो बड़ी डाइल्यूटेड हो जाएगी। कोई मतलब नहीं होगा ईडी का, सीबीआई का, पुलिस का, जांच एजेंसियों का किसी को गिरफ्तार करना और हिरासत में रखना या जेल में रखना किसी भी आधार पे। तो फिर न्याय व्यवस्था का भी जो है एक भय जो रहता है वो रहेगा नहीं अपराधियों के भीतर, क्योंकि हर अपराधी के पास ऐसे अनगिनत उपाय होंगे, ऐसे जस्टिफाइड रीजन होंगे। अगर इस बिना पे, इस वजह के कारण किसी को बेल मिलती है तो हर आदमी के पास कोई न कोई ऐसा रीजन है कि साहब हमें तो बेल दे दीजिए। तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा अदालतों का, न्याय व्यवस्था का, जांच एजेंसियों का। ठीक है सर। भावना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला कई मायनों में अहम होने वाला है। भावना, क्या जानकारी आपके पास, और साथ ही सुनवाई कब होगी, कब फैसला आने वाला है, टाइमिंग को लेकर कुछ जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं 7 मई को जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर फैसला नहीं आया था। बिना फैसले लिए ही जजेस की दो थे वो सीट से उठ गए थे, तो उसके बाद मामला आज के लिए लिस्टेड हुआ था। 10 मई का मामला जो है लिस्टेड हुआ है। वहीं मैं आपको बता दूं मुख्यमंत्री वर्सेस ईडी का जो केस है वो 50वें नंबर आइटम पे लगा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले को किसी भी तरीके से प्रायोरिटी पे नहीं लिया जा रहा है। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग लंच के बाद ही इस मामले पर सुनवाई होगी, और वही जिस तरीके से अंतरिम जमानत पर जो सुनवाई होनी है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को पूरी आशंका है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज एक राहत मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से 9 मई को, माफ़ी चाहूँगी 8 मई को ईडी की तरफ से जो है एक हलफनामा दाखिल किया गया, और उसमें साफ तौर पे कहा गया कि प्रचार के लिए अधिक जो है जमानत देना वो किसी भी तरीके से मौलिक अधिकार नहीं है, ना ही संवैधानिक अधिकार है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हलफनामे में तमाम बातें ईडी की तरफ से दी गई हैं, तो उससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक जो राहत मिलने की उम्मीद है, कहीं वो थम ना जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट आफ्टर लंच जो है इसके ऊपर सुनवाई शुरू करेगी। तो देखना तभी होगा कि क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या इसी तरीके से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बरकरार रहती हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन अभी तक आया है इसको लेकर? जी, मैं आपको बता दूं अभी किसी भी तरीके की कोई भी प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट लेता है ये लंच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, और उसी के बाद ही किसी प्रतिक्रिया आने की उम्मीद लगाई जा रही है। ठीक है। राजेश जी, आपके सहयोगी हैं, दिल्ली में स्टार प्रचारक होंगे अरविंद केजरीवाल, और प्रचार के ग्राउंड पे ही वो मांग रहे हैं इंटरिम बिल। क्या आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलनी चाहिए या नहीं? देखिए, जो शराब घोटाले की जो कंप्लेंट है सबसे पहले हमारी पार्टी ने की थी, कांग्रेस पार्टी ने। उसमें हमने आरोप लगाए थे कि गलत तरीके से ये शराब का जो है ठेके दिए जा रहे हैं। अब देखिए, उसमें हमने ये भी लिखा था कि एमसीडी एनओसी दे रही है। एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी उस समय। तो अब देखिए, दुर्भावना ये रहती है देश के अंदर कि एक तरफा कार्रवाई होती है। एमसीडी में जो जिन 5 ठेकों पे एनओसी जो मेरे क्षेत्र में पड़ते हैं वो मैंने कोर्ट में जाके मैंने बंद कराए। एमसीडी ने उसमें कोर्ट में माफ़ी मांगी, और देखिए उस पर एमसीडी की सरकार में कहीं भी किसी भी तरह जिन पार्षदों ने सिफारिश करी थी, किसी भी पार्षद पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो आप देखिए, और जो ये अपराधी नहीं है, कह रहे हैं कि अपराधी हैं, ये शब्द केजरीवाल के लिए अभी उचित नहीं है। वो आरोपी हैं, आरोप है उन पे। 2 साल हो गए इस केस को, 2 साल में 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई। अब ये आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि पार्टी में फंड लिया गया है। तो आप ये देखिए, पार्टी में फंड लिया गया है
तो उसकी जांच अभी 2 साल में कुछ नहीं हुई। दूसरा क्या है कि पार्टी में फंड, जिन भ्रष्ट कंपनियों पे ईडी ने छापे मारे और जो ईडी ने कहा ये भ्रष्ट कंपनियां हैं, इन्होंने इन गलत तरीके से पैसे को कमाया है। मिलनी चाहिए या नहीं? सुन लीजिए सर, पूरी बात नहीं देश समझेगा, लोग नहीं समझेंगे पूरी बात है कि भाई ये दोहरा चरित्र क्यों हो रहा है, तब तक कैसे समझ में आएगा लोगों की। में आपके चैनल को बहुत लोग देखते हैं देश में, तो उन्हें ये भी जरूरी है बताना कि जब ईडी ने छापे मारे, उन लोगों से भारतीय जनता पार्टी ने जो है पैसे ले लिए, किसी से 55,000 करोड़, 55 करोड़, किसी से 550 करोड़। तो जब उन भ्रष्ट कंपनियों से जो पैसा लिया गया, तो भाई ईडी ने या किसी ने इन पर क्या कार्रवाई की? तो आप देखिए एक तरफा कार्रवाई चल रही है, और जिस तरह से एक दूसरी पार्टी के जो लोग होते हैं, विपक्ष के लोग हैं, उन पर ही सिर्फ कार्रवाई होती है, सत्ता पक्ष पे कार्रवाई नहीं होती। बेल मिलनी चाहिए या नहीं? देखिए बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि 2 साल क्योंकि में वो पंजाब में भी प्रचार करेंगे फिर। बिल्कुल देखिए मिलनी चाहिए। 2 साल में आप जो है इनकारी कर रहे हैं, 2 साल में अभी तक तो कुछ आप कर नहीं पाए। 1 रुपए का आपने कहीं से रिकवरी नहीं करी, बस एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आप जो है डेट पे डेट देते जा रहे हैं। ठीक तो है, उस आधार पर जो जी है हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और साथ ही प्रदीप शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। सर आप दोनों का भी बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। प्रीतपाल जी, क्या उम्मीदें आज? नमस्कार सभी जो पैनलिस्ट बैठे सभी को मेरा प्रणाम। आज क्योंकि उम्मीद ये की जा रही थी कि 2 दिन पहले जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर की, तभी हम लोग को उम्मीद थी कि संभवतः उनको जो है जमानत कोर्ट द्वारा मिल जाएगी, मगर आज कल की डेट में ईडी ने फैसला किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। ईडी क्योंकि अगर ईडी इतनी ईमानदारी से काम कर रही होती तो शायद केस यहाँ तक। अभी आपने जब शुरुआत की तो आपने कहा कि आपकी एक सहयोगी बैठी हुई है, शायद सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही है, उन्होंने भी इस बात को कहा कि ईडी ने जो हलफनामा दायर किया उसके तहत हो सकता है राहत ना मिले। तो देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि आपके दर्शकों को ये पता चलना चाहिए कि कारण क्या है, किस कारण से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह या और जो सहयोगी वहाँ जेल में डाले गए ईडी द्वारा, ये कारण क्या था। ये कारण भी देश को पता चलना चाहिए। लगभग लोगों को जानकारी हो चुकी है, क्योंकि गूगल के द्वारा लोग सर्च करके इस बात को पता लगा लेते हैं। जो देश का चैनल है वो सच्चाई वहाँ तक नहीं आने देता, क्योंकि उनके जो अन्ना सेठ जो है वो आज मोदी से लगातार जुड़े हुए हैं और वो नहीं चाहते कि मोदी की बुराई हो। अभी सबसे बड़ा जो ये केस का जो बेस है वो है कि इसमें लेन देन हुई है और पार्टी को पैसा गया है। तो पार्टी को पैसा गया है, अभी 2 साल तक कुछ नहीं पता चला। ईडी ये कह रही है कि गोवा के जो चुनाव उसमें इन्होंने खर्च किए, बड़े बड़े होटल में रहे हैं, बड़े बड़े होटलों में इन्होंने पैसे लिए हैं। ये तो कोर्ट ने नकार दिया। कोर्ट ने कहा इससे तो साबित नहीं होता कि इन्होंने मनी ट्रेल की है कोई। अब मनी ट्रेल की बात आती है कि मनी ट्रेल यानी लेन देन हुई आपस में। उस लेन देन का जो मामला है वो तो सामने साफ दिख रहा है, वो दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। जो बंदा अप्रूवल बना, जिसने कहा कि मैंने अरविंद केजरीवाल को या उसकी पार्टी को या संजय सिंह को या सर्वेश मिश्रा को मैंने पैसा दिया, वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को चंदे के रूप में 60 करोड़ रुपए देता है, और उसी का एक बेटा जो अप्रूवल है उसका एक पुत्र टीडीपी से टिकट लेके, जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है, उसके साथ वो टिकट चुनाव लड़ा होता है, सांसदीय चुनाव लड़ा वर्तमान में, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी जी जाके वोट मांग रहे हैं। और मनी ट्रेल साफ साफ दिख रही है कि 60 करोड़ रुपए जो है इस केस में, जो शराब घोटाले में, वो भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त किया, यानी मोदी जी और शाह जी ने प्राप्त किया। तो मनी ट्रेल तो सीधा सीधे इनके ऊपर बनती है, मगर चूंकि संविधान का जो जिस तरह से मजाक बनाया गया, नहीं तो ये बातें का जो मजाक बनाया गया, प्रीतपाल जी, ये बातें आपके वकील, प्रीतपाल जी, ये बातें आपके वकील जज साहब के सामने नहीं बोल पाते हैं। नहीं तो आपको शायद पता नहीं इस बात का। हाँ, नहीं मुझे नहीं पता, आप बताइए। कोर्ट के बाहर में जो आपकी सहयोगी खड़ी है वो कोर्ट के अंदर जा भी नहीं सकती है। कोर्ट के अंदर की एक एक आपको कोई जानकारी लेनी हो तो यूट्यूब पे लाइव चल रहा होता है, आप उसको चेक कीजिए।
हमारे वकील तो बार बार कह रहे हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि भाई कुछ है इसके खिलाफ तो लाओ। संजय सिंह जी को, जो सांसद संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी के दिल्ली के हैं, उनको क्यों जमानत मिली? जब उन्होंने कहा कि ठीक है इसके खिलाफ कुछ है तो लाओ, हम लंच के बाद देखना चाहते हैं, जब वो नहीं दे पाए। बार बार वही बात। कैसे सर? मनीष आपको सिसोदिया के याद हो मामले में भी, हाईकोर्ट की अरविंद सुनवाई केजरीवाल याद है? के मामले में भी ये कही कि इकबाल जी, हमारी हाईकोर्ट सुप्रीम की कोर्ट ने कहा कि सुनवाई लाओ याद इसके है? खिलाफ कुछ है। हाईकोर्ट की सुनवाई याद होगी। हाईकोर्ट ने भी चीजें मांगी थी और जैसे ही फाइल आया हाईकोर्ट ने सीधा पूछा था आपने अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया है? मैं हाईकोर्ट में आपको बता दूं, माननीय हाईकोर्ट ने भी इस बात को जब कहा, उन्होंने डिनाई किया जमानत देने की। ये सांसद संजय सिंह को भी मिली जमानत, क्यों नहीं मिली? जब गिरफ्तारी हुई थी अरविंद केजरीवाल की, उस दिन की सुनवाई आपको याद होगा। इनिशिएटिव नहीं लेना चाह रहा। प्रीतपाल जी, जिस सुप्रीम कोर्ट ने तो दी ना। ठीक है, अब उसी आधार सुप्रीम पे कोर्ट में जो मामला, कहा अब भी सुप्रीम कि कोर्ट भाई नहीं, हाईकोर्ट ने सुना क्यों नहीं? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जिस दिन हुई थी, याद है आपको वो दिन और उस दिन की बिल्कुल याद सुनवाई? है मुझे। उस दिन की सुनवाई याद है। दोपहर 12 बजे तक हाईकोर्ट बेहद सख्त था ईडी पे और ईडी से पेपर्स मांगे। 2:30 बजे जब सुनवाई हुई, ईडी से साफ पूछा हाईकोर्ट ने, आपने अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया है? 10-10 समन को वो इग्नोर कर चुके हैं। बिल्कुल, मैं आ जाऊं उसी बात पे। हाईकोर्ट का रुख सीधे अभी बदल तक गया था, आपको याद होगा। माननीय आप उद्घोष तो देखिए साहब, उद्घोष देखिए, वो माननीय हाईकोर्ट ने क्या कहा था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह के मामले में, सांसद संजय सिंह के मामले में इस बात को कहा था कि हाईकोर्ट को जमानत दे देनी चाहिए थी, मेरे पास तो केस आना नहीं चाहिए था। आप उसको पढ़िए तो पहले, जो भी बातें हो रही है एक अप्रूवल के द्वारा जो बात, तो यानी ये सब कुछ बीजेपी कर रही है, ये सब कुछ बीजेपी कर रही है। बयानों में बात नहीं कह पा रहा कि मैं अरविंद केजरीवाल को जानता हूं, संजय सिंह को जानता हूं, वो 10वीं बार में कहता, उसको जमानत तुरंत मिल जाती है और जाके चुनाव लड़ा होता उसका पुत्र। ठीक है, मानिए खेमचंद जी, इस बात को समझती है कि ये राजनीतिक मामला और राजनीतिक मामले के तहत में इनको रखा गया है। और आज अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाते हैं तो नरेंद्र मोदी जी का देश के अंदर प्रधानमंत्री बनना पूरी तरह से सपना टूट जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब निकलेगा तो जनता पूरी तरह उसकी होगी। खेमचंद जी, सपना आपका टूट जाएगा, इसी वजह से आप अरविंद केजरीवाल को ही बाहर नहीं आने दे रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। जी सर, नमस्कार। इसका मतलब 2-3 बातें हैं कि राहुल गांधी से बड़े नेता हैं केजरीवाल जी। अगर केजरीवाल जी बाहर आ जाएंगे तो राहुल गांधी जी और बाकी जितने भी नेता हैं भिन्न-भिन्न गठबंधन के, भिन्न-भिन्न पार्टियों के, वो सब फीके पड़ जाएंगे और केजरीवाल जी आगे बढ़ेंगे और केजरीवाल जी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ही टक्कर दे सकते हैं। तो इन्होंने मान लिया कि इंडिया गठबंधन में सबसे बड़े नेता केजरीवाल जी हैं। अब कांग्रेस मानती नहीं मानती ये उनको बताना पड़ेगा। दूसरी बात ये कहते हैं कि भाई केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा ईमानदार है। कैसे ईमानदार है? 2% से 12% कमीशन क्यों किया? अरे 2% में भी शराब के ठेकेदार कमा रहे थे, 12% क्यों किया? आपने क्यों हर वार्ड में ठेके खोले? क्यों आपने आपने रिटेलर और होलसेलर दोनों एक ही बना दिए? क्यों कार्टेल बनाया? और जब लोग कह रहे हैं कि भाई उन्होंने किकबैक दिया है, 12% कमीशन उनको मिलता था और 6% वापस दिया, और आप एक बात बताइए, 4 गुना सेल उस समय बढ़ी थी आपके लिए पॉलिसी के दौरान, तो फिर पैसा क्यों कमाया? सरकार को क्यों घाटा हुआ? क्यों आपने उस समय वेट कम किया? क्यों आपने एक्साइज कम किया? क्यों आपने एक के साथ एक फ्री बुलाई? ये सब चीजें दिखाती है आप लोगों ने घोटाला किया है, पैसा लिया है, पैसा इंटेलेक्चुअल तरीके से लिया है, मनी ट्रेल है, और मनी ट्रेल है इसीलिए आपको बार-बार जमानत नहीं मिल रही है। आपके डिप्टी सीएम 1 साल से ज्यादा से जेल में है, इसलिए उनको जमानत नहीं मिल रही है। जिस कोर्ट में भी जाते हैं, जहां भी अप्लाई करते हैं, वहां उनकी जमानत रद्द हो जाती है। अब केजरीवाल जी भी अभी तक अड़े हुए थे कि भाई मेरी गिरफ्तारी गलत हुई है, गलत तरीके से मेरे को गिरफ्तार किया है, लेकिन अब चुनाव आ गया, उनको लगता है कि भाई मेरे को प्रचार करना है, तो इंटरिम बेल के लिए भी वो तैयार हैं। पहले तो अड़े हुए थे तो आप सिद्ध करते ना, अड़े रहते कि भाई जो मेरी गिरफ्तारी है वो गलत हुई है, तो कोर्ट को डिसाइड करने देते गलत हुई या नहीं हुई है। कोर्ट ने तो नहीं माना, नीचे की कोर्ट ने कहा नहीं आपकी गिरफ्तारी बिल्कुल सही हुई है, आपको सहयोग करना चाहिए था, आप कोई अलग से नहीं है, आप तो आम कहते हो, आप तो खास बन गए कि नहीं, आप तो एजेंसी के पास जाएंगे नहीं, डिस्कस ही नहीं करेंगे, 10-10 आपको नोटिस दिए गए फिर भी आप बात नहीं करते। तो ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, इनके घोटाले एक्सपोज हो चुके हैं, इनका जो भ्रष्टाचारी चेहरा है जनता के सामने आ चुका है, अब ये मुंह दिखाने लायक नहीं है, इसीलिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। और किसी भी कोर्ट ने, अभी कहते हैं संजय सिंह के लिए कहा था कि भाई हाई कोर्ट को जमानत देनी चाहिए थी, अरे कैसे दे देते? जब उनसे जांच हो गई और जांच में उनसे जो इंफॉर्मेशन लेनी थी, जब एजेंसी ने ले ली तो एजेंसी ने कहा ठीक है इनको जमानत देनी है तो दे दो, अब ट्रायल चलेगा। ट्रायल और में देखिए एक बड़ी खबर इस बीच ये भी है, बड़ी खबर इस बीच एक ये भी है कि आज चार्जशीट दायर करेगी ईडी और उसमें आरोपी पहली बार अरविंद केजरीवाल को बनाने जा रही है, ये भी जानकारी फिलहाल आ रही है।
प्रदीप जी आपके पास आ रहे हैं, समझना ये चाहेंगे कि 7 तारीख की सुनवाई के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि किस तरीके से उस दिन दोनों पक्षों ने दलील रखी और जो कोर्ट के वर्ड्स थे वो काफी हार्ड थे ईडी के लिए भी और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए भी। आज क्या आपको लग रहा है उस दिन की सुनवाई के आधार पर कि संभव है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी? अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सेक्शन आर्टिकल 142 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो जुडिशियल इंटरवेंशन कर सकता है किसी भी स्टेज के ऊपर। आज की डेट पे जो एक बार बार क्वेश्चन आ रहा है सबके सामने, वो ये आ रहा है कि बेल तो इन्होंने मांगी नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि ईडी की जो ईडी ने जो तरीका अडॉप्ट किया गिरफ्तार करने के लिए वो तरीका गलत था। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी हो, अंडर आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल इंटरवेंशन कर सकता है। वो ये जरूरी नहीं कि आप अगर एक पर्टिकुलर आपके पास कोई सबूत है और उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर आप आर्गू नहीं कर रहे, डिफेंस काउंसिल की बात कर रहा हूं मैं, तो वो दूसरी चीजों को कंसीडर नहीं कर सकते। जुडिशियल इंटरवेंशन का मतलब ये है कि कुछ चीजें जो आप जानबूझ के छुपाना चाह रहे हो, उसको दबा के रखना चाह रहे हो, तो कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड कि भाई वो सारे फैक्ट्स को कंसीडर करते हुए डिसीजन ले। तो इस केस में भी अभी तक आप ये देखिए कि ये केजरीवाल जी ने जो भी अभी तक एप्लीकेशंस मूव की हैं, 6-7 बार डिफरेंट कोर्ट्स में ये अपीयर हो चुके हैं इनकी तरफ से। आज तक कोई बेल मूव नहीं की है, सिर्फ ईडी को ईडी का जो वे ऑफ अरेस्ट था उसको चैलेंज कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास, 226, 227 में हाई कोर्ट के पास इनफाइनाइट पावर्स है कि वो कुछ भी करके, जब आपको दिख रहा है कि आप एक क्यों पर्टिकुलर। प्रदीप जी एक सेकंड में आपको रोक रहा हूं, कुछ तस्वीरें आ रही है, जरा सा हम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा दें। गोरखपुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं रवि किशन, वो अपना पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। देखिए रवि किशन जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल करना है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस समय। ये देखिए रवि किशन अपना पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। तो गोरखपुर से भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। सिटिंग सांसद भी हैं रवि किशन। एक बार फिर से बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है, मैदान में उन्हें गोरखपुर से फिर से बीजेपी ने उतारा है। और ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं जहां बीजेपी के प्रत्याशी अपना पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। तो भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन जो कि वर्तमान में गोरखपुर से सांसद भी हैं, उन्होंने एक बार फिर से अपना पर्चा भर दिया है बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर। तो फिलहाल हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो क्या वाकई में आज अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल जाएगी, ये देखना बेहद अहम होगा। सुप्रीम कोर्ट आज फैसला देता है या नहीं, ये भी देखना बेहद अहम होगा। प्रदीप जी अब बात पूरी कीजिए। अभिषेक जी मैं यही कह रहा था कि आर्टिकल 142 के अंदर जी सुप्रीम कोर्ट के पास जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू डू टू कंप्लीट जस्टिस बाय हैविंग देयर पावर्स अंडर आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब ये सारा का सारा मामला सामने आया
मैं जब ब्रेक से पहले जब बात कर रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था आपको कि अगर केजरीवाल जी एक चीज में पर्टिकुलर श्योर हैं, उनका रोल नहीं है, तो मेरा एज एन एडवोकेट ये सजेशन भी रहेगा कि वो पूरा कंप्लीटली एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ही आकर एम्फसाइज क्यों कर रहे हैं कोर्ट के सामने कि जिस तरीके से ईडी ने उनको गिरफ्तार किया वो तरीका गलत है। वो सारे तथ्य को सामने लाते हुए क्यों नहीं ये कहते कोर्ट के सामने कि मेरा ये केस बनता है और इसके तहत आप मुझे बेल दे दीजिए। हाँ। ये सब बातें जब वो कहेंगे और कोर्ट ने कंसीडर अगर कर लिया कि इनके द्वारा कही गई ये बातें सारी ठीक हैं, तो मेरा अपना मानना है अभिषेक जी कि वो बाद में ट्रायल केस में भी, क्योंकि अगर आप एक सबमिशन कर देते हैं ड्यूरिंग बेल, वो एक मैटर ऑफ रिकॉर्ड आ जाता है। बिल्कुल। क्योंकि जब आपने देखा होगा कोई भी जजमेंट आता है तो दोनों पक्षों की जो दलीलें होती हैं वो उसमें मेंशन्ड होती हैं कि ऐसा बोला उन्होंने, ऐसा बोला विपक्षी ने, ऐसा बोला, ये किया, वो किया, और फिर आखिरी में कोर्ट कहते हैं वी आफ्टर लिसनिंग द आर्गुमेंट्स एट लेंथ द कोर्ट इज ऑफ द कंसीडर्ड ओपिनियन। मैं कंसीडर्ड ओपिनियन पे इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूं क्योंकि सारे तथ्यों को देखते हुए फिर कोर्ट अपना एक फैसला देते हैं। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में जब आपको पता है कि आपकी रिहाई आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी पार्टी के लिए, आपकी राजनीति के लिए बहुत जरूरी है, तो क्यों नहीं कोर्ट के सामने एक, सपोज कीजिए आज ईडी को गलत मानकर कोर्ट ने उनको रिलीफ भी दे दिया 1 मिनट के लिए, उनको वो भी दे दिया, तो उस स्थिति में क्या होगा? ईडी एक दूसरा क्वेश्चन ले आएगा कि जी चलो एक ये पार्ट तो गलत था ना, और दूसरे ये ट्रायल को लेके ले लो, आप ट्रायल के हिसाब से वो हो गया। तो इनको बजाय इसको कि यार पीसीज एंड निक में लेकर ना करके एक पूरा का पूरा अपना बेल मूव करें। बिल्कुल। और देखिए ईडी ने संभवतया दूसरा ग्राउंड तैयार भी कर लिया। AK मिश्रा जी, संभवतया दूसरा ग्राउंड तैयार है, तभी आज चार्जशीट भी दाखिल हो सकती है, ये जानकारी है हमारे पास। और देखिए इसमें 45 करोड़ रुपए गोवा में खर्च करने को लेकर के बात कही जा रही है, विधानसभा चुनाव में खर्च करने को लेकर बात कही जा रही है, यानी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें फिलहाल कम नहीं होने वाली हैं। देखिए जिस भी अरविंद, हालांकि मैं कानून का ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन जिस भी वकील ने, शायद कांग्रेस के बहुत बड़े वकील इनकी पैरवी कर रहे हैं, तो उन्होंने इस केस को बड़ा गलत फ्रेम किया है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, अब अगर उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी हैं शायद, अगर वो ये बोलते कि भाई मेरा क्लाइंट यानी कि केजरीवाल जी निर्दोष है, लेकिन उन्होंने बेस क्या बनाया, लॉजिक क्या दिया कि जी ईडी ने ये जो गिरफ्तारी की है वो गलत है, यानी एक संवैधानिक चुनौती वो दे रहे हैं एक संवैधानिक संस्था को। तो ये एक बहुत गलत तरीके से फ्रेम जो है केस किया गया है कि वहां पे आप प्रूव नहीं कर पाएंगे कि ये गिरफ्तारी गलत, शक के आधार पे भी गिरफ्तारी हो सकती है। आपने कॉन्स्पिरेसी रची, भले ही आप इंडिया के बाहर रह करके उसमें टेलीफोनिक अगर बात करके भी आप कोई सलाह दे रहे हैं, तो इसके आधार पे भी कि भाई चक्रव्यूह रचने के आरोप में भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, षड्यंत्र रचने के। तो ये इतनी गलत फ्रेमिंग, गलत बैकग्राउंड पे इन्होंने जो है केस को वहां पे दायर किया है, अपील की हुई है कि इस लॉजिक के दम पे तो केजरीवाल जी को राहत नहीं मिलना है, बल्कि इस दम पे अगर वो लेते, अगर ऐसा केस फ्रेम किया जाता कि हाँ ठीक है आप जांच बढ़ाइए, मेरे जो मुवक्किल हैं वो बेगुनाह हैं, उनका डायरेक्ट इसमें कोई लेना देना नहीं है, जो दूसरे हैं उनके खिलाफ आप करिए, तो इस पे तो जमानत उनको मिल सकती थी कि भाई फोकस हट जाता उनके ऊपर से। ये सारा फोकस अपने ऊपर ही किए हुए हैं, और शायद अतिशयोक्ति में, अति आत्मविश्वास में केजरीवाल की राजनीति रही है कि हमेशा सरकार को जबरदस्त आरोप लगाना और चुनौती देना। मुख्यमंत्री बनने के पहले और बाद भी ये आदत सुधरी नहीं, और इसी अति आत्मविश्वास के कारण उन्होंने सोचा कि हम ईडी को भी प्रेशर में ले लेंगे, तो ईडी के ऊपर उन्होंने इनडायरेक्ट वे में आरोप लगा दिया है। तो ये मामला बहुत अटक गया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को देखेगा कि वो एक संवैधानिक संस्था को ही बोल रहा है कि आप गलत हो। भाई 9 बार समन जाने पे आप नहीं गए, ये भी तो एक बेस बन सकता है कि क्या भरोसा आपको छोड़ दिया जाए, अगली बार बुलाने पे आप आए ही नहीं। तो बेसिस तो बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, प्रदीप जी इस पे कुछ रिप्लाई करना चाह रहे हैं। प्रदीप जी जल्दी से बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। प्रदीप जी। अभिषेक जी, ईडी के पास PML एक्ट में पावर्स हैं, वो किसी भी आदमी को अगर वो शक भी हो, मैं शक की बात कर रहा हूं, अगर उनको शक भी है कहीं किसी आदमी की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है,
तो वो उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, उनके पास पावर है। आपको बता दूं, अनलाइक की जो जैसे सीआरपीसी आईपीसी में जो प्रोविजन है कि स्टेटमेंट बिफोर ए पुलिस ऑफिसर इज नॉट ए आई मीन जो पक्की जिसको स्टेटमेंट मानी जाती है, दैट इज नॉट द ए स्टेटमेंट विच हैज ए वैल्यू बिफोर द कोर्ट। तो उसमें कोर्ट के सामने 164 के बयान दिए जाते हैं। तो इसी तरह ईडी के पास वो नहीं है। ईडी का लॉ ये कहता है कि अगर आपने ईडी के सामने एक स्टेटमेंट दे दी कि मैंने ये किया, बाद में आप कहते रहो कुछ भी कि भाई मैंने तो नहीं कहा था, ईडी ने प्रेशर डलवा के करवा लिया दिस एंड दैट, तो ईडी को पीएमएलए में ये पावर है, ईडी इज एम्पावर्ड बाय वे ऑफ लॉ कि वो किसी भी आदमी को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब मेरा पूछना एक अपने आप से ये है कि अगर एक आदमी को गलती से ही चलो गिरफ्तार कर लिया, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, सब लोग पैनलिस्ट बैठे हैं, ये हो सकते हैं, गिरफ्तार कर लिया, तो आप कोर्ट के पास दलील लेकर क्या जाएंगे? आपकी दलील यही तो होगी ना कि जी मेरा कोई कसूर नहीं है, ये मेरे फैक्ट्स हैं और मेरे को इनके बेसिस पे आप वो दे दीजिए। आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, आप एक बार अपनी साइड भी झांको। क्या लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह आप और मैं होते, पुलिस अब 41A में पुलिस को पावर है कि वो किसी को भी इंक्वायरी के लिए कॉल कर सकती है। बिल्कुल इसी तरह ईडी के पास पावर है कि सम्मन करके वो आपको कॉल कर सकती है। मेरी और आपकी ड्यूटी क्या बनती है? आपने मुझे सम्मन किया, आपको मेरे ऊपर ठीक है प्रीतपाल जी है, आप कॉल कर लेते मुझे, आप मैं जाके अपना पक्ष रख देते। प्रीतपाल जी, अब देखिए, आपने प्रदीप जी को भी सुना होगा, AK मिश्रा जी को भी सुना होगा। आप आम आदमी पार्टी या आपके जो मुखिया हैं वो ये कह रहे हैं कि वो सामने वाला गलत है, मैं सही हूं या गलत हूं ये साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ईडी ने गलत तरीके से गिरफ्तार किया है। अरे ईडी के तरीके को छोड़िए, आप ये प्रूफ कर दीजिए ना कि आप गलत नहीं है। बिल्कुल, जैसे कि अधिवक्ता ने अधिवक्ता जी, मैं उनको पहले प्रणाम करना चाहूँगा, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हर चीज खोल के रखा। ये कला है अधिवक्ता की। अधिवक्ता समाज में बहुत बड़े स्तर पे माना जाता है। उन्होंने जो भी बात कही वो के तहत बात की और एकदम सही बात कही और सटीक बात कही। अब मैं आता हूँ कि केजरीवाल जी ने जमानत के ऊपर कोई बात नहीं रखी और ये कहा कि ईडी का तरीका गलत था। आपको पता होगा जब 9 सम्मन जब आए थे अरविंद केजरीवाल के पास, हर सम्मन के ऊपर अरविंद केजरीवाल ने ईडी से पूछा आप किस अधिकार के तहत या किस वजह के कारण मुझे आप सम्मन कर रहे हैं। ना उस जो भी शराब नीति बनी थी उसमें मेरा कुछ लेना देना है, ना मैं उसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट मिली थी, किसी भी प्रकार की चाकू से लेके बंद होने तक की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। और मैं सबसे पहले इस बात को क्लियर कर दूं, इसको उजागर करने वाले मनीष सिसोदिया थे। मनीष सिसोदिया जी ने ही मीडिया के सामने इस बात को लाके कहा कि जब उस समय के जो एलजी थे उन्होंने कुछ ऐसे प्रावधान कर दिए उस शराब नीति में जिसके कारण वो शराब नीति जो है फ्लॉप कर गई और जिन जिन लोगों ने बीट के लिए पैसे लगाए थे उसको हम लोगों को पैसे वापस करने पड़े, क्योंकि ऐन वक्त पर सबके एलजी ने इस बात को कह दिया था कि आपको एनओसी लानी पड़ेगी। जो हमारे मित्र कांग्रेस के बैठे इस बात को बताया भी आपको कि आपको एनओसी लेनी पड़ेगी या टीटीए से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। अब कारण ये था दिल्ली के अंदर जो अनधिकृत जो कॉलोनी जिसको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि उसको अधिकृत करेंगे। जब तक वो अधिकृत नहीं होंगे तो एमसीडी कैसे उसको दे देगी या डीडीए कैसे उसको दे। इन सब दुश्वारियों के कारण जो एन वक्त के 2 दिन पहले, बीट के 2 दिन पहले उसको बदल दिया, वो बदला एलजी ने, चाहे वो मोदी जी के कहने पे किया, चाहे अमित शाह जी के कहने पर, ये जांच कर। अब मैं आ जाता हूँ अभी भारतीय जनता पार्टी के ये बताइए प्रीतपाल जी, मैं एक चीज पूछता हूँ आपसे, एक चीज पूछता हूँ आपसे। मैं कर लूँ सर इसको, एक मिनट, हाँ मुझे उनका भी जवाब देना है। आपके चैनल पे जो प्रवक्ता बैठे हुए साहब, उन्होंने इस बात को कहा कि मनी ट्रेल हुई है और वो गलत है, उनको जेल में जाना ही चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। हमने कभी अपने संविधान को, भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है उसका हमने सम्मान। हमारी पार्टी इस बात को बार बार कहती है कि अगर गलत है या हमारा नेता गलत है, जो तो सर एक चीज आप मुझे बताइए, आप नहीं प्रीतपाल जी एक चीज बताइए, आप ही आरोप भी लगाएंगे, आप ही साबित भी करेंगे, हर चीज आप ही करेंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही हो।
प्रीतपाल जी, प्रीतपाल जी, नहीं बिल्कुल आपकी बात पूरी होने दूंगा, बात कंप्लीट होने नहीं बिल्कुल पूरी बात आपकी होगी, लेकिन आप मुझे ये बताइए, हर चीज आप ही करेंगे? आप सामने वाले पे आरोप भी लगाते हैं, आप कहते हैं मैं ये करूंगा, मैं ही वो करूंगा, मैं ये ऐसे करूंगा। पार्टी का चाल चलन चरित्र क्या है? हमने पंजाब ये तो के अंदर आप बताइए हमारा सर, मंत्री जब घूस ले रहा था, आप बताइए, आप ही कहा करते थे ना कि किसी पे आरोप लगे तो सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। आप चाल चरित्र की बात करते हैं। एक चीज मुझे बताइए प्रीतपाल जी, आपकी पार्टी जो है, नरेंद्र मोदी सर आपकी अभी पार्टी, रवि किशन का आप दिखा रहे थे, सर, रवि किशन की पत्नी, रवि किशन की बेटी बार बार कह रही है कि मैं, मेरे पिता वो है। अरे सर, तो उसके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, वो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, लेकर के जाइए। जो लड़की महिला कह रही है कोर्ट जाइए। आप मुझे ये बताइए, आप ही कहते हैं ना, आप पार्टी के चाल चरित्र, अरे सर आपके पार्टी के चाल चरित्र आप ही कहा करते थे ना कि सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब आप किया करते थे, आप यही कहते थे ना, किसी पे आरोप लगे तो पहले इस्तीफा दे, आप ही कहा करते थे। हमने इसी बात पे आपसे कहा कि हमारे एक मंत्री के ऊपर दिल्ली में राशन कार्ड के मामले में आरोप लगा, हमने तुरंत उसको गिरफ्तार कराया, हमने जांच कराई। तो फिर अरविंद केजरीवाल क्यों सीएम बने हुए हैं? उसको हटा दिया हमने। अरविंद केजरीवाल क्यों सीएम बने हुए हैं? जेल में बैठे हुए क्यों? जब स्वास्थ्य मंत्री ने घूस ली, वो जांच में ऑडियो जब आई, उसकी जांच हुई, पता चला। सर तो अभी क्यों पोस्ट क्यों होल्ड कर रहे हैं? अभी खेमचंद जी रिप्लाई कीजिए जल्दी से। छोड़ दे बोलना, हमारे जाए आपकी। अरे नहीं सर, मैं आपसे सवाल ही पूछ रहा हूँ। पीएमएलए का अभी वकील साहब ने अब आप मुझे रुक जाइए। हाँ तो गिरफ्तार होंगे, साबित होगा, उसके बाद फिर अपनी कुर्सी पे बैठ जाएंगे, क्या दिक्कत है? ये मुद्दे की बात पीएमएलए के कानून की जानकारी है आपको? बिल्कुल जानकारी है सर, बिल्कुल जानकारी है। पीएमएलए जो भारतीय जनता पार्टी में, जिसमें 2018 में 2 सेकंड खेमचंद जी रुक जाइए, 2 पहले ऐसा नहीं था। अरे सर, 2018 में पहले नहीं था, आज जो है, आज के हिसाब से कानून चलेगा ना। कर दिया कि किसी भी व्यक्ति को 140 करोड़ जो देश की आबादी है, किसी भी व्यक्ति को, अरे आज जो पीएमएलए का प्रावधान है उसी से होगा ना, 2018 के पहले जो था उससे नहीं होगा ना, आज के प्रावधान से होगा ना। ठीक है सर, खेमचंद जी बोलिए। 1 रुपए नहीं मिला। अब भारतीय जनता पार्टी के नैतिकता को राजनीति की स्वच्छता है, उसको पूरी तरीके से श्रद्धांजलि दे दी है। इनका जो भ्रष्टाचारी चेहरा सामने आ गया है। प्रीतपाल जी अब रुक जाइए, प्रीतपाल जी अब रुक जाइए, कहते थे उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और जिनके खिलाफ वो कंप्लेंट किया करते थे वो आज इनके साथ हैं। तो चोर चोर मौसेरे भाई मिलके आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सामने खड़े हुए हैं। ये मोदी जी के सामने टिक नहीं पाएंगे। अभी इन्होंने कहा कि राहुल जी तो छोटे नेता है, बड़े नेता तो केजरीवाल जी हैं, जैसे ही जेल से आएंगे पूरा माहौल बदल देंगे और पीएम मोदी जी को पीएम बनना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने पीएम मोदी जी के खिलाफ पहले भी चुनाव लड़ा, सबने देखा किस तरीके से उनको मुंह की खानी पड़ी, किस तरीके से उनको जनता ने पछाड़ दिया। और अब वो बातें करते हैं कि देखिए हमको गलत तरीके से, हम तो पूछ रहे थे ईडी से कि भाई कैसे बुलाया है, क्यों बुलाया है, क्या आपके पास अधिकार है? तो आपने 10 नोटिस निकाल, कोर्ट ने भी बोला आपके पास ये अधिकार है ही नहीं। अगर एजेंसी आपको बुला रही है तो आपको कॉपरेट करना है, आपको जवाब देना है। हाँ, अगर आपको जवाब देने के बाद भी परेशान करे तो कोर्ट है, लेकिन आप जवाब ही ना दें फिर कहें नहीं हम तो गलत तरीके से गिरफ्तार हुए हैं और 5-6 महीने का आप समय लें। और कोर्ट ने जब आपको राहत नहीं दी, इंटरिम आपको प्रोटेक्शन नहीं दी, तब ईडी ने आपको गिरफ्तार किया। इसका मतलब ईडी ने कहा कि गिरफ्तारी सही है, अब आप गिरफ्तार कर सकते हो, तब एजेंसी ने गिरफ्तार किया। और एजेंसियां जांच कर रही है। आपने इंटेलेक्चुअल तरीके से फ्रॉड किया है और विजिबल भी फ्रॉड है। जिनको बेनिफिट मिला 2% से 12% कमीशन का, उन्होंने साफ साफ कहा है 6% हमने केस में आम आदमी पार्टी को पैसा वापस दिया है। एक आम आदमी भी जो टेक्निकल नहीं है, कम पढ़ा लिखा है, वो भी समझ जाएगा 2% से 12% कमीशन करने का मतलब क्या है। 2% से 12% कमीशन करने का मतलब है कि जिसको आपने ठेके दिए उससे आप पैसे ले रहे हो। और एक आम आदमी भी समझ जाएगा 4 गुना सेल शराब की बढ़ी उस समय, और इनका घाटा हो गया, सरकार का घाटा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एक्साइज कम कर दी, इन्होंने वैट कम कर दिया। ऐसा क्या था भाई? ठीक है राजेश यादव जी, अभी आपने कहा कि इस घोटाले को उजागर हमने किया, यानी कांग्रेस ने किया। अभी आपने प्रीतपाल जी को सुना होगा कि उन्होंने कहा कि इस घोटाले को उजागर मनीष सिसोदिया ने किया है। मतलब यहां भी क्रेडिट लेने की होड़ है क्या? नहीं, इस घोटाले की कंप्लेंट हमने करी थी और आम आदमी, प्रीतपाल जी रुक जाइए, आता हूं। आम आदमी के साथ साथ हमने भारतीय जनता पार्टी की भी कंप्लेंट करी। क्या एमसीडी एनओसी दिया है, मिली भगत है इन लोगों की, एक कंप्लेंट करी है। अब आप देखिए, इस जो शराब घोटाले के जो मुख्य आरोपी उसे तो गवाह बना दिया। मुख्य आरोपी कहां से चुनाव लड़ रहे हैं? एनडीए से लड़ रहे हैं।
अब मोदी जी उनका प्रचार कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचारी का। तो आप देखिए इस तरह से देश चलेगा? आप इधर तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं, इधर भ्रष्टाचारियों का साथ दे रहे हो। तो आप देखिए देश के अंदर ईडी की जो 36 लोगों की फाइलें हैं जो महाभ्रष्ट लोग हैं, जो और उनमें से जो है 9-10 के आसपास बीजेपी के हैं, अलग पार्टियों में कांग्रेस से जो बीजेपी में गए वो हैं 25 लोग, और अन्य पार्टियों से बीजेपी को 25 लोग गए हैं। अच्छा, वो लोग हैं, का भी कोई है उसमें 36 देखिए लोगों में? 36 में वो लोग गए हैं जो कांग्रेस को छोड़ के वहां ज्वाइन कर लिए। नहीं, अभी जो जब कांग्रेस निकल लिए। में है कांग्रेस कि उनका किसी का नाम? कांग्रेस में नहीं है कोई इस समय। अच्छा चलिए, ठीक ये है, वो सुकून की बीजेपी बात है कि कांग्रेस में आज बीजेपी की ज्वाइन डेट कर में कोई गए, भ्रष्टाचारी हाँ नहीं है। बीजेपी ज्वाइन कर गए। जैसे येदियुरप्पा जी थे, उनकी फाइल कहाँ गई? मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, बाहर घूम रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था जाके वहाँ क्या सबसे भ्रष्ट आदमी है देश का, और उन्होंने निकाल भी दिया पार्टी से। जब बीजेपी हार गई वहाँ तो आप उन्होंने फिर ले लिया उसको कि भाई इस येदियुरप्पा के बिना तो हमें कर्नाटक में कुछ पैर भी नहीं जमेंगे। फिर तोड़ फोड़ के फिर सरकार बना ली। फिर जनता ने क्या हाल करा वो उस देश के सामने, फिर कांग्रेस को ला दिया। तो आप देखिए जो ईडी है तो ये अच्छी संस्था, लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है, राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है, वो गलत है, देश के लिए हानिकारक है। ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि दूसरी पार्टी आएंगी फिर वो भी दुरुपयोग करेंगी इसका। तो वो एक गलत दिशा में जा रहा है, देश गलत दिशा में जा रहा है। देश के अंदर कोई रोजगारी पे बेरोजगारी पे चर्चा होती नहीं है। देश के अंदर 2.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया जो 100 साल में नहीं चुका पाओगे आप। ये कब से हुआ है? ये नरेंद्र मोदी आए 14 के बाद ही हुआ है। 55,000 करोड़ रुपए देश पे कर्जा था। इतना कर्जा देश पे ला दिया, वो पैसा कहाँ गया? कहाँ गया वो पैसा? डॉलर की कोई तुलना नहीं करता रुपया की। डॉलर बढ़ता जा रहा है, रुपया देश का गिरता जा रहा है। तो आप देखिए पेट्रोल की कोई चर्चा नहीं करता। पेट्रोल जो है ये 30 रुपए लीटर पे ला रहे थे। अरे 30 रुपए लीटर पे ला रहे थे। मुद्दाविहीन बात नहीं कर रहे हैं। मुद्दाविहीन नहीं है ये, मुद्दाविहीन तो आपको यूँ लग रही है कि आपकी पोल खुल रही है। ये आपकी जब पोल खुल रही है, क्या रुपया डॉलर गिर नहीं रहा है? कौन सी मुद्दाहीन है बताइए आप? रुपया गिर रहा है या डॉलर? राजेश जी एक छोटा सा जवाब। देखिए ये विषय आज का नहीं है, लेकिन फिर भी जब आपने छेड़ा है तो मैं एक छोटा सा सवाल आज का विषय यही है, ईडी का यही है कि ईडी का जो है अरे सर सवाल तो सुन लीजिए, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत सवाल तो सुन लीजिए, लोगों पे ये शिकंजा क्यों कसा जा रहा है? राजेश जी सवाल तो सुन लीजिए जी। एक देश बताइए जो विकसित राष्ट्र है, चाहे वो अमेरिका हो जापान हो, उस पे कितना कर्ज है? एक देश बताइए, दोनों पे कितना कर्ज है? आप विश्व के अंदर ऐसा कोई भी देश आप ला दें, एक मेरे को देश बता दें नहीं इन दोनों पे कितना कर्ज है? इन दोनों पे कितना कर्ज है सर? ये मुझे बताइए। तो अमेरिका वालों को तो डूब मरना चाहिए। सुन लीजिए सर, डूब मरने की बात क्या है? आप ऐसा देश बता दीजिए जिसका 55 लाख करोड़ रुपए से लेके 185 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। एक देश बताइए इतना बड़ा कर्जा किसी ने लिया? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, अमेरिका पे कितना कर्ज है? आप मुझे ये बता दीजिए अमेरिका पे कितना कर्ज है? 100 साल में हिंदुस्तान, अरे 100 साल में नहीं, आप मुझे अमेरिका का कर्ज बता दीजिए, सिर्फ कितना कर्ज है? देखिए मैं डाटा लेके तो आया नहीं हूं, जापान पे लेकिन कितना मुझे कर्ज है? इतना पता है कि विश्व में सबसे ज्यादा कर्जा जो लिया गया है, हमारी इकोनॉमी है ना, उससे ट्रिपल उनका कर्ज है। हमारी इकोनॉमी से ट्रिपल कर्ज है उनका। आप ये देखिए इसको आप एक इसको कई बार महत्वपूर्ण चीज मान रहे हैं। ठीक है, 55 लाख करोड़ रुपए जब से देश आजाद हुआ, जब से 55 लाख करोड़ रुपए था, 2014 से 185 लाख करोड़ रुपए हो गया। आप इसको महत्वपूर्ण मान रहे हैं क्या? आप इसको बड़ी चीज मान रहे हैं क्या? देश में सर लोन लेकर के हम अपना घर, आज हिंदुस्तान में हर लोन बैंक से लोन लेकर के अपना घर का ईएमआई भर रहा है, सारी चीजें कर रहा है। देश बढ़ रहा है, देश की जो है वो अच्छी खुशहाली में लेके आए, तो देश को डुबो रहे और कर्जा ले लेके का खुशहाली में लाए। देश की इकोनॉमी 5वें नंबर पे नहीं है। अरे 5वें नंबर देश पे कर्जा इतने हैं, 5वें नंबर आंकड़ों में बताइए कहाँ है बताइए? लोग भूखे मर रहे हैं। विश्व स्तर पे देश की भुखमरी बढ़ी है या घटी है? चलिए देखिए ये गरीब हुए हैं, इस पे हम डेली चर्चा कर ही रहे, लेकिन आज जो ईडी का मामला है उस पे वापस हम, क्योंकि आपने वो छेड़ा इस वजह से मैंने पूछा कि आप बताइए किस पे कर्ज कितना है। लोग भूखे मर रहे हैं। ठीक है राजेश जी, कहाँ से ये सारे तथ्य ढूंढ के लाए हैं आप? मिश्रा जी ये तथ्य हकीकत वाले हैं। आप बताइए देश में गरीबी बढ़ रही है,
या अभिषेक जब जी, भुखमरी ठीक बढ़ है, रही है, खेमचंद जी विश्व रिप्लाई स्तर कर पे रहे है, हैं। पर कैपिटा इनकम तो बढ़ी है भाई, अरे तो गरीबी आपकी कहाँ बढ़ी से बढ़ होगी, गई? आपकी बढ़ गई होगी। राजेश जी, देश अरे में- मेरी नहीं बढ़ गई है, देश में जनता बढ़ी की बढ़ी है। देश में क्या? नहीं आए। अरे मोदी- भाई, मोदी साहब कह रहे हैं कि 85 कंपैरिजन में करोड़ आप लोग कर्ज देखिए, गरीब हैं। तो आपको पता आप चले सुनिए, कि 55 भारत लाख की रुपए, पोजीशन बड़े-बड़े राष्ट्रों नहीं, से एक चीज है, राजेश जी और खेमचंद वापस हम इसी पे आते हैं, ईडी और सीबीआई और नहीं, ये नहीं, एक मिनट रुकिए, मुझे बात कर लेने दीजिए। अच्छा एक चीज ये देश के बताइए, अंदर 55, सुनिए ना, आप देश के अंदर हम लोगों ने सत्ता 55 संभाली, आज 4 करोड़ ट्रिलियन डॉलर लोग के जो है, आसपास है। सर ऐसे में समय निकल जाएगा, प्लीज AK मिश्रा जी और राजेश जी, खेमचंद जी प्लीज सर, ऐसे में गरीब हो गए हैं। किसने बोला? सरकार ने बोला कि 85 करोड़ गरीब हो गए। सरकार अनाज दे रही है गरीब को, आप झूठ नहीं। नहीं, गरीब को नहीं दे रही है, भूखे को दे रही है। भूखे को तो भूखे बढ़े अच्छा ना, अब सुनिए, बढ़े ना भूखे। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, भारत को अगर भूखे को दे रही सर है, एक चीज, राजेश जी, खेमचंद जी प्लीज, राजेश जी, खेमचंद जी प्लीज, AK मिश्रा जी देखिए प्लीज सर, सर अमीर है अरे जवाब तो देने दीजिए। अरे एक सेकेंड, अभिषेक एक जी, सेकेंड, हाँ जल्दी मैं से जवाब क्लोज, कंप्लीट करूं? जी जल्दी से बोलिए। भाई दुखती रैंक पर देखिए, भारत की इकोनॉमी अच्छा कर रही है, देश का इसीलिए जो वित्त की इतना जितनी बड़ा भी संस्था घोटाला है, है, अरे सर उसका सारे क्या फर्जी तर्क हैं आपके, सर आप 2 मिनट नहीं टिकोगे। आप 185 करोड़ नहीं है, 10 करोड़ सर अब प्लीज, अब सब चुप हो जाइए प्लीज। कितना था? आपको इकोनॉमिक्स समझ में ही नहीं आता है। आपको समझ में आ जाए तो बताओ। राजेश जी, खेमचंद जी, अब है कि नहीं है? अभी बताओ राजेश जी, AK मिश्रा जी बस प्लीज घुमा घुमा के नहीं, फैक्ट अरे सर बताओ। सुन लीजिए, राजेश जी सुन तो लीजिए, खेमचंद जी जल्दी से। देखिए, भारत आ रहा की हूं, प्रीतपाल जी। इकोनॉमी आज पूरे विश्व में ब्राइट स्पॉट है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी सुदृढ़ है, मजबूत है, और आज हम 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की इकोनॉमी बन चुके हैं। बिल्कुल। जब हमने सत्ता आपने संभाली थी, कर्जा हम क्यों 2 लिया? ट्रिलियन की इकोनॉमी थे, और जब इतना डबल कर्जा से क्यों ज्यादा ला दिया देश में? इकोनॉमी का ठीक है, राजेश जी, खेमचंद जी, अब वापस यहाँ आ जाएं ईडी पे। डेवलपमेंट हुआ है। चलिए वापस ईडी पे आ जाते हैं सर। खेमचंद जी, कर्जा कैसे हो गया? प्रीतपाल जी रिप्लाई करना, प्रीतपाल जी जल्दी से बोलिए, वापस हम इस पे आते हैं जल्दी से। किसी पार्टी के प्रवक्ता को अगर बुलाया जाता है उसकी बात को आने दिया कीजिए। आपने खेमचंद जी को भारतीय जनता पार्टी के एक और प्रवक्ता या दूसरे प्रवक्ता को भी बैठा रखा है, जो बार बार कांग्रेस की बात कर रहे हैं। अगर कोई बात कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे मित्र या कोई बात आपके कहने पर रख रहे हैं, अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं, लोगों बोल रहे हैं, ये पत्रकार का पत्रकारिता नहीं होती है, चाटुकारिता इसको कहा जाता है। अब आ जाते हैं, अरे सर सर्टिफिकेट मत दीजिए, फिर वही बात है, सर्टिफिकेट देने से कुछ नहीं होने वाला है। प्रीतपाल जी कोर्ट में जाके सबूत दीजिए, जमानत मिल जाएगी, सर्टिफिकेट मत बांटिए। और ये विक्टिम कार्ड तो प्लीज मत खेला कीजिए मेरे साथ कम से कम। आप कांग्रेस को काउंटर कर रहे थे कि बताइए सर मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मत दीजिए सर्टिफिकेट, अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखिए, कोर्ट में जाके सबूत दीजिए, शायद बेल मिल जाएगी। ये मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ठीक है? आप बात रखिए, बेहतर होगा, मुद्दे से रिलेटेड बात रखिए। अरे सर ये बहुत पुराना हो चुका है, ये बहुत पुराना हो चुका है। मैं जल्दी से अब बस ठीक है प्रदीप जी, मैं एक जल्दी से आपसे कमेंट चाहूंगा। आज सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर सकती है ईडी, ये कितनी मुश्किलें पैदा कर सकता है केजरीवाल के लिए? ठीक है प्रीतपाल जी, अभिषेक जी, ठीक है प्रीतपाल जी, अभिषेक जी, प्रदीप जी जल्दी से बोलिए। प्रीतपाल जी माफी के साथ मैं ऑडियो डाउन नहीं करवाना चाहता सर, सो प्लीज, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है सर, प्लीज जल्दी से प्रदीप जी। अब अभिषेक जी, लॉ का प्रोविजन है कि अगर चार्जशीट फाइल हो गई है, मैं तो ये, अगर मेरी माने तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर ईडी ने अगर चार्जशीट फाइल कर दी है तो केजरीवाल को ये हेल्प हो गई है। हेल्प कैसे हो गई है? इसका मतलब ये हो गया कि आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली है। अब जो भी चार्जशीट सामने आ गई तो इसका मतलब ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई और ये उनके तथ्य हैं। अभी दाखिल तो किया ईडी नहीं ने है। जब अपना मतलब अगर कर देते हैं तो जैसा कि न्यूज में है कि भाई वो आज शायद चार्जशीट फाइल कर देंगे, अब तो मैं ये कह रहा हूँ इन ए वे दिस इज गोइंग टू हेल्प मिस्टर केजरीवाल। ओके सर, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई तो इन्वेस्टिगेशन में अब कल को ये ना हो, क्योंकि अगर आज इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होकर और कुछ तथ्य ऐसे आ गए कि उसमें अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट या इवन कॉन्स्पिरेसी 120B में जो कॉन्स्पिरेसी है इस वो भी। समय सौरभ भारद्वाज कुछ बोल रहे हैं, वो सुनवाते हैं। सौरभ भारद्वाज बोल रहे हैं।
5 किलो अनाज देना पड़ रहा है क्योंकि लोगों के पास आज कमाने का साधन नहीं है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, काम धंधे लोगों के खत्म हो गए। तो इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए था। देखिए, केंद्र सरकार दोहरा रवैया अपना रही है। अभी 2 हफ्ते पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे दिलीप रे, जिनको कोयले घोटाले के अंदर 3 साल की सजा सुनाई गई, यानी कि आरोप सिद्ध होने के बाद सजा सुनाई गई, उनको दिल्ली के हाई कोर्ट ने उनकी सजा को स्टे कर दिया, ये कह के कि इनको चुनाव लड़ना है और ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो बहुत बड़ा इर्रिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा। और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। और अब केंद्र सरकार इस मामले में कह रही है कि भाई चुनावों के लिए जो है आप बेल भी नहीं दे सकते। जिस अरविंद केजरीवाल के ऊपर अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ, कोई। तो देखना अहम होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।